श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा। सब बोलो तो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा। बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। लोग बड़े गजब के होते हैं, लोग बड़े गजब के होते हैं। डूबने लगे तो समंदर को दोष देते हैं और मंजिलें न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। सब बोल लो। डूबने लगे तो समंदर को दोष देते हैं और मंजिल न मिले तो इंसान किसको दोष देता है? किस्मत को दोष देते हैं। जिंदगी को ठीक से जीते नहीं और ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। बनाना है अपने आप को तो अच्छा इंसान बनाओ, क्योंकि अच्छे इंसान की इज्जत कभी कम नहीं होती। अच्छे इंसान की इज्जत कभी कम नहीं होती। अरे सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी कीमत कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आज हम जीवन के एक ऐसे बिंदु से अपने आप को रूबरू करेंगे जो अतीत में हम सबका सपना था, आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबका सपना है। और हम में से हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे MBA बने, CA बने, LLB पास करें, कंप्यूटर कोर्स में मास्टरी हासिल करें। हम में से हर किसी व्यक्ति की यह तमन्ना रहती है उसका बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो। 100% हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। निरक्षरता स्वयं अपने आप के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है। आज अगर दुनिया बड़ी है और पिछले 25 साल में दुनिया ने जितना विकास किया है, उस दुनिया के विकास करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो हमारा एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, जिसने कि हम सब लोगों को आगे से आगे बढ़ाया है। एजुकेशन के प्रति जब से हमारे आने वाली पीढ़ी गंभीर हुई है, परिणाम यह निकल कर आया है। 25 साल पहले आपके पास चलाने के लिए केवल स्कूटर, बाइक भर थे, पर आज हर घर में कार होती चली जा रही है। 25 साल पहले लोगों के घरों में टीवी भी नहीं होती, पर आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में 50,000 का मोबाइल है, हर आदमी के पास कार है। और आज की तारीख में, पहले जब आप राजस्थान से चेन्नई आते थे तो जनरल क्लास के डिब्बे में बैठ करके सब लोग पैसा बचा बचा करके मद्रास और प्रदेश पहुंचा करते थे। और आज की तारीख में हर आदमी हवाई जहाज से उड़ता है। सबसे पहले अगर ट्रेन में सबसे पहले कोई टिकट बुक होती है तो AC की टिकटें बुक होती है। और इन सब चीजों को करने में जिसने भूमिका बनाई वो है हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा। जो जो इंसान पढ़ लिख करके तैयार हुआ, त्यों त्यों उसकी रूढ़िवादिताएं कम हुई, अंधविश्वास कम हुए, त्यों त्यों आदमी ने आगे बढ़ने का सपना देखा और हर आदमी आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाहता हूं आने वाले 20 साल तक अगर हर इंसान अपने आप को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहा तो भारत की ताकत अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगी। भारत की ताकत अमेरिका से आगे बढ़ जाएगी। और आपका घर, आज भले ही लगता है आपका बेटा कहीं जॉब करता है, आप जब जॉब करते थे तो 1,500 रुपया महीना कमा कर लाते थे। आज आपका बेटा नौकरी कर रहा है तो 1.5 लाख रुपया महीना कमा कर लाता है। और आपका पोता जिस दिन पढ़ लिख करके तैयार होगा तो बिना 1.5 करोड़ के पैकेज के बिना वो नौकरी की तरफ अपना कदम भी नहीं बढ़ाएगा। हमारा युग प्रगति का युग है, ये शिक्षित युग है, ये आगे बढ़ने का युग है, ये विकास का युग है। हम में से हर किसी व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अब केवल घर में बैठे रहने से कोई काम नहीं चलने वाला।
हमको सब लोगों को अब अपने पाँव में केवल चप्पल नहीं पहननी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों को केवल चप्पल नहीं पहननी पड़ेगी, केवल साइकिल नहीं रखनी पड़ेगी। हम सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए हवाई जहाज और रॉकेट की गति अपने पाँव को देनी पड़ेगी, ताकि जो काम पिछले 50,000 साल में धरती पर न हो पाया, वो काम आने वाले केवल 50 साल में धरती पर हो जाए। सारा धरती ऐसा बन जाए जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर कर आ गया है। जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर कर आ गया है, हम अपनी धरती को इतना सुंदर, इतना गरिमापूर्ण और इतना अच्छा बना देंगे कि किसी आदमी को मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि मरते समय वो यही कहेगा, मुझे वापस इसी पृथ्वी ग्रह पर लाओ, क्योंकि हमने अपने पृथ्वी ग्रह को स्वर्ग जैसा सुंदर बना लिया है। हमने अपने पृथ्वी ग्रह पर विश्व शांति के दीप जला लिए। हमने अपनी पृथ्वी ग्रह पर विश्व प्रेम और विश्व बंधुत्व के कबूतर हमने उड़ा दिए हैं। आज का युग प्रगति का युग है। हम सब लोगों को आगे आना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आज अगर केवल घर में बैठा ठाला रहता है, अगर कोई साधु साध्वी जी महाराज भी केवल उपाश्रय में बैठे ठाले रहते हैं, मैं सबसे कहूंगा तुम युग के निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करो। आने वाला कल तुम्हारा होगा। आज स्टैच्यू लगता है गांधी जी का चौराहे पर, तुम युग के लिए इतना करके चले जाओ। हर मंदिर मंदिर में तुम्हारी मूर्त लगे, हर घर घर में तुम्हारी तस्वीर टंग करके आ जाए, लोग गौरव करें हमारे युग में ऐसा हुआ जिसने आने वाले कल का निर्माण किया। MBA होना हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम में से हर किसी व्यक्ति के लिए MBA होना गौरव की बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना गौरव की बात है। पहले ज़माने में 10वीं क्लास पास कर लेने मात्र से आपको बीवी मिल जाती थी। अब BCom पास करोगे तब भी मिलने वाली नहीं है। अगर BCom पास करोगे तो भी बीवी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बेटों से ज़्यादा बेटियां पढ़ रही हैं। बेटों से ज़्यादा बेटियां पढ़ रही हैं। ऐ लड़कों, ऐ युवा पीढ़ी के लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अब तुम्हें संकल्प लेना होगा कि हम बेटियों से भी आगे बढ़ेंगे, ताकि जिंदगी में किसी का हम सफर बन करके हम गौरव हासिल कर सके। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार का प्रबंधन कैसे कर सके, यह रास्ता हम में से हर किसी व्यक्ति को MBA के जरिए मिल रहा है। पर मैं आप लोगों के जरिए दुनिया को जो बात सिखाना चाहता हूं, वो बात यह सिखाना चाहता हूं, शिक्षा हम में से हर किसी व्यक्ति को हासिल करनी चाहिए। पर जितना हमारे लिए यह जरूरी है कि हम में से हर व्यक्ति बिजनेस मैनेजमेंट सीखे, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम में से हर आदमी लाइफ मैनेजमेंट सीखे। आज केवल इतना काफी नहीं है कि व्यक्ति MBA करे। मैं जो आर्ट सिखाता हूं, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता हूं, वो केवल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि मैं जो आर्ट सिखाता हूं वो लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जीवन का प्रबंधन आदमी कैसे कर सके। व्यापार जीवन का हिस्सा है, पर जीवन व्यापार का हिस्सा नहीं है। व्यापार जीवन का हिस्सा है। जीवन को ऊंचे तरीके से जीने के लिए हम सब लोग व्यापार करते हैं, पर व्यापार करने के लिए हम अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाते। अपने आप को कागज का टुकड़ा मत बनाओ कि कोई फूंक मारे तो ही उड़े। अपने आप को बनाना है तो पतंग जैसा बनाओ कि जो अपनी काबिलियत पर आसमान को छू करके आ सके। अगर हमने अपने आप को केवल कागज का टुकड़ा समझ लिया, एक बात तय है, कागज के टुकड़े को एक दिन कूड़े करकट में मिल जाना है। पर हम कूड़े करकट में मिलने से पहले पतंग बन करके आसमान को छू आना है। कागज को कचरे में मिलने से पहले आसमान को अपन सब लोगों को छू के आ जाना है। मैं आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट नहीं सिखाऊंगा,
क्योंकि मुझे पता है आप लोग बिजनेस करने में सब मास्टरपीस आदमी हैं। और वैसे भी मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी लोग तो पैदा ही इसीलिए होते हैं, वो तो पैदा ही बिजनेस करने के लिए होते हैं। मारवाड़ी आदमी कहीं अगर नौकरी करने जाता है तो अपनी खुद की तौहीन करता है। ध्यान रखो, मारवाड़ी का जन्म कभी नौकरी करने के लिए नहीं हुआ। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है, मेरी बात जिंदगी भर के लिए याद कर लो, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं। सब बोलो तो, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा है वो बिजनेस करते हैं। जिनको काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, पर जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। मारवाड़ी बिजनेस करने में उस्ताद होते हैं। जन्म जात भगवान के घर से उनकी भाग्य रेखा में बिजनेसमैन बनना उनके भाग्य में लिखा है। और अगर कोई आदमी बिजनेसमैन नहीं बन रहा है तो अपने भाग्य रेखा के विपरीत चल रहा है। मैं आपको MBA नहीं बल्कि MLA क्या बनाऊंगा। आज मैं जो आपको बातें कहूंगा वो कौन सी बातें होंगी? सब बोलो तो क्या है? दोबारा बोलो तो। MLA, मास्टर ऑफ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन। जीवन का प्रबंधन आदमी कैसे कर सके वो गुर सिखाऊंगा। बिजनेस का नहीं, बिजनेस तो मुझे पता है, मारवाड़ी जहां जाएगा वहां कुछ न कुछ लेकर ही लौटेगा। वो लोटा लेकर भले ही निकले, पर जब वापस आता है, मारवाड़ से निकलता है तो पीतल का लोटा लेके निकलता है, पर वापस घूम घुमा के जब मारवाड़ पहुंचता है तो सोने का लोटा लेकर के पहुंचता है। इसीलिए मेरे जैसे शख्स के लिए तो मैं कहता हूं, मुझे अगर कोई आदमी कहे आपको पूरा वर्ल्ड घूम के आना है, मैं कहूंगा मेरे हाथ में केवल 1 रुपये का सिक्का दे दो, मैं वापस 1 रुपये का सिक्का लेके आ जाऊंगा और पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाऊंगा और सारी दुनिया में अपना परचम फहरा के आ जाऊंगा। मारवाड़ी आदमी तो जहां जाएगा काम करके आएगा। मारवाड़ी की अक्ल कुछ एक्स्ट्रा काम करती है। जैसे कि एक गुजराती ने मारवाड़ी के साथ कुछ बिजनेस करना चाहा, और बिजनेस करने के लिए इधर मारवाड़ी का खेत था और उधर गुजराती का खेत था। बिल्कुल सीमा की बात कर रहा हूं, राजस्थान और गुजरात की। तो गुजराती ने मारवाड़ी से बिजनेस करना चाहा और कहा कि भाई एक काम कर, मैं अपना कुआं तुझे बेचता हूं। क्या कहा? मैं अपना कुआं तुझे बेचता हूं। मारवाड़ी ने कहा ठीक है, मुझे खुदवाना नहीं पड़ेगा, तू अपना कुआं मुझे बेच दे। और 1.25 लाख में मामला सेट हो गया। 1.25 लाख में मामला सेट हो गया, रुपये का लेन देन भी हो गया, मारवाड़ी ने पैसे भी दे दिए, कुएं पर अधिकार हो गया। अगले दिन जैसे ही मारवाड़ी पहुंचा कुएं पर पानी लेने के लिए, कि तभी गुजराती ने रोक दिया। ओ भैया ठहर, मैंने तुझे कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। मैंने तुझे कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा। अगर पानी लेना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। मारवाड़ी के सर में खुजली चली। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा तूने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कुआं ही खरीदा है, मैंने तेरा पानी नहीं खरीदा है। पर ए गुजराती ध्यान रख, तेरे कुएं में जो पानी है 24 घंटे के भीतर खाली कर लेना, नहीं तो कल से किराया लगना शुरू हो जाएगा। गिरवी में मैंने रख लिया है और ब्याज तुझे चुकाना पड़ेगा। तो तेरा 24 घंटे में पानी मेरे कुएं में तेरा पानी खाली कर, क्योंकि अब तेरा पानी मेरे कुएं में है, और मेरे कुएं में अगर तेरा पानी रहेगा तो किराया कल सुबह से ही लगना शुरू हो जाएगा। मारवाड़ी कौन लग सकता है? मारवाड़ी वो एक बाड़मेर का आदमी। मुझे सच झूठ का पता नहीं है, मुझे तो शांति प्रिय जी ने बताया कि उनके मोहल्ले से 2 मोहल्ले छोड़ करके एक बाड़मेर का आदमी रहता था, और वो आदमी अहमदाबाद में रहने लग गया। सोचा कि यार मैं 1 महीने के लिए, कहाँ फ्रांस भेजा था ना महाराज जी ने, हाँ, वो बोले फ्रांस घूम के आता हूँ। बोले फ्रांस घूम के आता हूँ, 1 महीने के लिए जाता हूँ। पर समस्या ये थी कि यार उसने अपने कमरे के मकान के सबके ताले वाले सब पैक कर दिए, गहने गांठे लॉकर में रख दिए। समस्या है उसके पास BMW कार थी, BMW 2.5 करोड़ की कार थी। बोले क्या करूं यार, कहाँ रखूं, किसके पास जलाऊं? अगर दोस्त के पास रखूंगा वो सारा 1 महीने में मेरी कार का सारा ही हुलिया चेंज कर डालेगा। दिमाग लगाया और दिमाग लगा कर सीधा पहुंच गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में, और जाकर कहने लगा मैं अपनी कार को गिरवी रखने आया हूं।
बोले कार को गिरवी रखने आए हो? बोले 50,000 का लोन चाहिए। 50,000 का लोन, कार कैसी है? बाहर आकर मैनेजर ने दिखा रहे हो BMW। अरे गजब, BMW पर 50,000 का लोन, केवल 50,000 चाहिए? हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, बैंक मैनेजर ने पास कर दिया, 50,000 रुपये ले लिए। उसने आराम से कार को बैंक के बाहर ला करके खड़ा कर दिया, ऊपर कपड़ा वपड़ा ढक ढका करके रवाना हो गया। 1 महीने के बाद वापस आया और बैंक में पहुंचा और कहा कि ये लो भाई अपने 50,000 रुपये बताओ, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ? उतना दे देता हूँ। उसने कहा 1 महीने का 1,000 रुपया हुआ। कितना होगा? इतना ही होगा लगभग, क्यों? 50,000 का 1 महीने का ब्याज, बोले 1,000 रुपया हुआ। बोले 1,000 रुपया दे दो। उसने झट से 51,000 रुपये दिए और अपने कार की चाबी अपने जेब में रख ली। बैंक मैनेजर ने कहा यार तू कैसा बुद्धू आदमी है, 2.5 करोड़ की कार, कितनी? 2.5 करोड़ की कार, और केवल 50,000 रुपये में बैंक में तू रख करके चला गया, कैसा बेवकूफ आदमी है? उसने कहा बैंक मैनेजर, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ साला तू है। बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तू है। बोले मतलब? बोले कि 1 महीने के लिए अगर मैं अपनी BMW कार अगर कहीं भी किसी भी पार्किंग में रखने के लिए जाता, अगर मैं अपनी कार को कहीं भी पार्किंग में रखने के लिए जाता तो मेरा 2,500 का तो किराया लगता और कार की सेफ्टी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। मैंने बैंक में रख दिया, मेरे केवल 1,000 रुपये लगे और मेरी कार भी पूरी तरह सेफ रही। मारवाड़ी आदमी 50,000 लोन में उठाता है, पैसा भी कम लगाते हैं। मैंने कहा ना, मेरी समझ से हर मारवाड़ी MBA होता ही होता है, चाहे डिग्री हासिल करो और चाहे मत करो, MBA तो होता ही होता है। मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कहूँगा, मैं आपको लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहूँगा कि जीवन का हम सब लोग प्रबंधन कैसे करें, हम सब लोग जीवन का प्रबंधन कैसे करें। आज मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातों के रूप में आपको आज ये समझाना चाहूँगा। दरअसल इस शब्द का आविष्कार तब हुआ जब मैंने लगभग 35 साल पहले एक स्पिरिचुअल स्टोरी पढ़ी, और ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कहानी केवल इतनी सी थी कि एक युवक किसी गुरु के पास गया था आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए, और जब पहुंचा, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसने टाइम ले लिया था। कितने बजे पहुंचना है? बोले दोपहर में 3 बजे पहुंच जाना। पर वो अपने ऑफिस से निकलते निकलते लेट हो गया, 3:30 उसके ऑफिस में बज गए। वो दौड़ता दौड़ता स्पीड में आया और धड़ाम से उसने गुरु की कुटिया के पास पहुंचा। धड़ाम से उसने गेट खोला, एक तरफ जूते फेंके, एक तरफ छाता रखा, एक तरफ सूटकेस डाली और झट से गुरु जी के पास आया। सांस हाँफ रहा था और कहा गुरुदेव मैं पहुंच गया हूँ, 15 मिनट लेट पहुंचा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, आराम से बैठो। बोले मैं आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आया हूँ। बोले आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आए हो तो पहले खड़े हो। वो खड़ा हो गया। बोले क्या करना है? बोले जाओ पहले अपने जूतों से सॉरी बोल के आओ। वो चौंका, जूतों से सॉरी? आत्मज्ञान पाने के लिए ये कौन सा तरीका और कौन सा रास्ता होता है कि मैं जूतों से सॉरी बोल के आऊँ? बोले हाँ, पहले जूतों से सॉरी बोलना, उसके बाद अपने छाते से सॉरी बोलना, और तीसरे में मेरे दरवाजे से सॉरी कहना मत भूलना, मेरे दरवाजे को सॉरी कहना मत भूलना। वो चौंक पड़ा, गुरुदेव आत्मज्ञान पाने के लिए ये कौन सा रास्ता आप मुझे सुझाना चाहते हैं? जूते से माफ़ी मांगना, दरवाजे से माफ़ी मांगना, सूटकेस और छाते से माफ़ी मांगना, क्या ये माफ़ी से ही कोई आत्मज्ञान का रास्ता प्रशस्त होता है? गुरु ने उस युवक को अपने करीब बुलाया और कहा कि जिस आदमी को अभी तक तमीज़ से जूते खोलना भी नहीं आता, वो आदमी आत्मज्ञान की शिक्षा पाने का अधिकारी नहीं होता। जिस आदमी को अभी तक जूते भी तमीज से खोलना नहीं आता है, जिस आदमी को अभी तक दरवाजा किस अदब से खोलना चाहिए, जब तक किसी आदमी को दरवाजा खोलना नहीं आता, वो आदमी आत्मज्ञान और अध्यात्म के ऊंचे सोपानों पर फिर वो कैसे बढ़ पाएगा? LMA या MLA आप में से हर किसी व्यक्ति के लिए लाइफ मैनेजमेंट सीख लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले सामायिक करना जरूरी नहीं है, पहले मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उससे पहले आपको तमीज से कपड़े पहनने आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपको सीखना पहले जरूरी है। अभी तो
हर महीने में कोई आदमी अगर याद करे, कोई भी पुरुष अगर याद करे, महीने में 2 दिन तो ऐसे आते ही आते होंगे जब आप सुसु करके अपनी पैंट की चैन बंद करना भूल जाते होंगे। अभी तक तो पहले अपन सब लोगों को चैन बंद करना भी, अभी तक तो ये तमीज अपन लोगों को सीखनी पड़ेगी, ये तमीज अपन लोगों को सीखनी पड़ेगी। और जब तक कोई भी व्यक्ति अभी तक तो खाना पीना कैसे चाहिए, उठना बैठना कैसे चाहिए, ये भी तरीका न सीख पाया, तो मेरी स्पिरिचुअल क्लासें बाद में लगेंगे। उससे पहले जीवन निर्माण की क्लासें हो जानी चाहिए। और जीवन निर्माण की बातें अपन सब लोगों को आज कुछ गुर सिखाना चाहेंगी। हम सब लोगों को आज जीवन निर्माण की क्लास में अपने आप को उपस्थित करना होगा। और आओ अब अपन सब लोग जीवन निर्माण की कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे जीवन का लाइफ मैनेजमेंट करे। पहले मैं आपको एक घटना की तरफ संकेत दे करके और फिर आपको आगे की बात सीखता और समझाता हूं। दुनिया में एक कांच का महल बना, छोटे छोटे कांच, छोटे छोटे ग्लासेज, और पूरा महल कांच का महल बन गया। एक दिन उस कांच के महल में एक कुत्ता घुस गया। क्या गया? डॉगी, पिल्ला। एक कुत्ता घुस गया। अब कुत्ता जैसे ही महल में घुसा, अब सब लोग अपना दिमाग लड़ाओ, क्या हुआ? सामने क्या दिखाई दे रहा है उसको? जोर से बोलो तो। सामने क्या दिखाई दे रहे? कुत्ता, कुत्ते, बहुत सारे कांच ही कांच लगे हैं चारों तरफ, तो एक कुत्ता नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई दिए? अरे भाई, आप सिंगुलर है तो क्या हुआ, सामने वाले तो प्लूरल बन जाएंगे ना अगर आप कांच के महल में जाएंगे तो। और जैसे ही वो अंदर घुसा, कुत्ता घुसा था तो एक था, लेकिन जैसे ही सामने गया, देखा तो देखते ही सामने कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। कुत्ते ने कुत्तों को देखा। अब कुत्ता क्या करेगा? ओ बिल्कुल ठीक कहा। कुत्ते ने जैसे ही कुत्तों को देखा, देखते ही भौं 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 और भौंकने लगा। सामने वाले कुत्ते चुप रहने वाले थे क्या? हैं? हैं? वो सब चेन्नई एक्सप्रेस में भर करके आए थे भाई साहब, और वो सामने जितने भी कुत्ते थे वो भी सब भौंकने लगे, वो काटने के लिए आने लगे। इधर के कुत्ते ने भौंका, सामने वाले कुत्तों ने भौंका, सामने वाले कुत्ते भी यूं दांत दिखाने लगे। कुत्ता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर किसी दूसरे कुत्ते के दांत दिखाना कबूल नहीं कर सकता। और जैसे ही कुत्तों ने अपने दांत दिखाए, उसको क्या पता वो भी दांत दिखा रहा है, उसको तो लगता है सामने वाले दांत दिखा रहे हैं। हर आदमी को लगता है सामने वाला गलती कर रहा है, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं। हर आदमी को यह लगता है वो तो दूध का धुला है। सब गलतियां दूसरे ही करते हैं। कुत्ता भौंका, सामने वाले कुत्ते भौंके, इसने दांत दिखाए, सामने वालों ने दांत दिखाए। कुत्ता कुत्तों को बर्दाश्त न कर पाया, कुत्ता उन कुत्तों पर झपट पड़ा। और जैसे ही झपट पड़ा, सामने वाले कुत्ते भी उस पर झपट पड़े। और वो कांच से दांत गड़ा रहा है, नाखून गड़ा रहा है। अब तो कुत्ते के बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो उन पर टूट पड़ा, दम लगा करके टूट पड़ा, टिट फॉर टैट। वो और ताकत से टूट पड़ा, नाखून टूट गए, दांत टूट गए, मुंह लहूलुहान हो गया, बेहोश होके वहीं पर गिर पड़ा। कांच के महल का मालिक आया, कुत्ते को उठाया, उठा के महल के बाहर फेंक दिया। महल के बाहर फेंक दिया। तभी अचानक आधे घंटा के बाद उसी कांच के महल में एक राजकुमार अंदर चला आया। और जैसे ही राजकुमार उस कांच के महल में आया, ओ जैसे ही अंदर घुसा, देखकर आनंद विभोर हो गया, क्योंकि सारा कांच का महल राजकुमारों से भरा हुआ था। सामने उसे अपने राजकुमार ही राजकुमार नजर आने लगे। उनको देखकर वो मुस्कुराया, सामने वाले राजकुमार भी मुस्कुराए। उनको देखकर उसने अपने हाथ में रहा हुआ फूलों का गुलदस्ता आगे बढ़ाया। जैसे ही फूलों का गुलदस्ता आगे बढ़ाया, सारे राजकुमारों ने भी अपने हाथ में रहने वाला गुलदस्ता
आगे बढ़ाया, वो आगे बढ़ा सारे राजकुमारों को गले लगाने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ा उसने कहा आई लव यू ऑल, और जैसे कहा आई लव यू ऑल, सामने वाले राजकुमारों ने भी उसे आई लव यू कहते हुए गले लगा दिया। जब वो करीब पहुंचा, जब वो कांचों के करीब पहुंचा, चौंक पड़ा। ओ, तो इसका मतलब ये केवल आईने थे, सामने राजकुमार नहीं थे। पर वो बड़ा खुश हो गया, बाहर चला आया, और जैसे ही बाहर चल करके आया, उसने वहां बाहर आते ही गरीबों को अन्नदान किया, गरीबों को अन्नदान किया। और जो लोग उसको शिकायत करने के लिए आए थे उनके प्रति अपनी रहम दिली दिखाई, उनकी शिकायतें सुनी। और राजकुमार ने कहा, ऐ मेरी जनता, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं राजकुमार बन करके तुम सब लोगों के दुख दर्द दूर करूंगा। और यह सुनते ही जनता ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। राजकुमार की जय, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय जयकार होने लगी, राजकुमार की जय जयकार होने लगी। जय जयकार तो तब हो रही थी, पर आज मैं यही घटना आप लोगों के सामने इस भाव के साथ पेश कर रहा हूं कि अगर हमने इस दुनिया के कांच के महल में अगर कुत्ता बन करके कदम रख लिया तो सावधान, इस दुनिया में इतने कुत्ते हैं कि दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर एक राजकुमार बनकर धरती पर आओगे, इस दुनिया के कांच के महल में आओगे, तो दुनिया में इतने राजकुमार हैं कि जीना आपके लिए आनंदमय बन जाएगा, जीना आपके लिए प्रभु का वरदान बन जाएगा। केवल अपने आप को अगर लाइफ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना है तो पहला काम ये करना होगा, और करना ये होगा, डीओजी डॉग को उलटना होगा, कुत्ते के डीओजी को उलटना होगा। और उलट कर देखे तो क्या बन रहा है, ओ डीओजी को हमें उलटना होगा और उल्टा करके उसे जीओडी बनाना होगा। लाइफ कहीं और से नहीं आने वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी मैं यूनिवर्सिटी से नहीं ला रहा हूं, केवल आपको अपने आप के प्रति जागरूक और अवेयरनेस लानी होगी। आज सोचो, आप आज अगर कोई भी पुरुष सेविंग करता है, कितने लोग हैं जो रोज सेविंग करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार करते हैं, कितने लोग हैं सेविंग करने वाले, कितने लोग हैं भाई? दाढ़ी वाले तो हम लोग हैं 2-4-5 लोग, पर बाकी सब सेविंग करने वाले हैं। हाथ ढंग से खड़ा कीजिए तो कितने लोग सेविंग करने वाले हैं? वेरी गुड। चलिए एक काम करते हैं, चलिए प्रभु जी किसी को कोई खड़ा हुई है, कौन खड़ा होगा अपनी इच्छा से? कौन खड़ा होगा? कौन स्टूडेंट है जो खड़ा होना चाहेगा जवाब देने के लिए? खुद अपनी इच्छा से बोलो। अच्छा, आप खड़े होंगे। चलिए, आप कांग्रेस से खड़े हुए हैं कि भाजपा से खड़े हैं कि निर्दलीय खड़े हुए हैं? आप कौन से दल से खड़े हुए हैं? कौन से दल से? वैसे आजकल देखो, अभी भी आज के अखबार में निर्दलीय जीत कर आए हैं, कांग्रेस भी पस्त हो गए और भाजपा भी पस्त हो गए। निर्दलीय, आप निर्दलीय हैं कि कांग्रेस भाजपा में हैं? भाजपा में। समझ में नहीं है, आज पढ़ा नहीं आपने, जमानत जब्त हो गई। ये बोले भाजपा में। अरे भाई साहब, चलिए अच्छा, चलिए एक काम कीजिए, आप सेविंग करते होंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा लाइफ मैनेजमेंट की आर्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, सेविंग करते समय याद कीजिए, आपके कभी गाल में कट लगता है? लगता है बात। अच्छा चलिए, अब आप मुझे जरा याद करके बताइए कि ये कट कब लगता है, क्यों लगता है, कट लगने की वजह क्या है? ध्यान नहीं रखते तो लग जाता है। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि ध्यान नहीं रखते हैं तो लग जाता है, कट लग जाता है। अवेयरनेस घटी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, आप में से कितने लोग हैं ये जो कबूल करते हैं कि हमारे गाल पर कभी ना कभी तो कट लगा है? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो ये कबूल करेंगे साहब खाना खा रहे थे और उनका गाल दांतों के बीच में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए तो देखता हूं। ओ, सभी लोग। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सबके गाल कभी दांत के बीच में आए हैं, कट कभी ना कभी लगा है। अच्छा बताइए, कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके रोटी सेकते समय की पूड़ी बनाते समय तवे के निशान यहां पर लगा है? और सबके लगा है, सबके ही लगा। कल ही हम एक घर में थे और वो बहन जी के यहाँ सब छींटे लगे हुए थे, सब जला हुआ था। मैंने कहा बहन जी ये क्या हुआ? बोले पूड़ी तल रही थी और पूड़ी डालते समय तेल उछल गया और सारा जल गया। अब सोचो,
हाथ कब जला? बोलो जोर से। ध्यान खंडित हुआ तो आपका हाथ जल गया। जीवन के किसी भी कार्य को, जीवन के किसी भी कार्य को अगर सही तरीके से करना है तो लाइफ मैनेजमेंट आप में से हर किसी व्यक्ति को सीखना होगा। पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लोग छोटे थे ना, तो लड़की को देखने के लिए जब बड़े बुजुर्ग जाते थे तो आपको पता है वो क्या करवाते थे? वो सबसे पहले काम करवाते, बेटा, वो बिटिया आती पास में, भाई लड़की ने बुलाओ सा, तो लड़की आती तो बुलाया क्यों जाता था? बोले पहले आते समय ये पता चल जाए वो लंगड़ी है कि उसकी टांगों की चाल सही है या नहीं है। तो लड़की आई और गई तो उसमें पता चल जाता है कि उसकी टांगें ठीक है या नहीं है। फिर उसको पूछते, थने नवकार मंत्र आवे? बोले आवे सा। बोले बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। बोले क्यों बुलवाया? बोले ये देखने के लिए तुतलाती तो नहीं है, तो पता चल जाए कि ये लड़की ठीक है या नहीं है। फिर पूछते हैं खाना बनाना आता है? बोले आवे सा। बोले कि अच्छा ठीक है, पापड़ सेकने लाओ। अब पापड़ में सबसे ज़्यादा कारीगरी चाहिए, है? पापड़ में सबसे ज़्यादा कारीगरी चाहिए। और अगर वो पापड़ सेक कर ले आई, सही सिका है, एक भी दाग नहीं लगा, तो लड़की पास। इसलिए अंदर वाले बड़े चालबाज होते थे। अंदर जो महिलाएं बैठी थी होती थी वो बड़ी चालबाज होती थी। वो बेटी इधर से जाती अंदर, बोले पापड़ सेकना, बोले धट नीचे बैठ, थारे सु पापड़ सेक ले, हम मैं फटाफट सेका। और वो उसको हाथ में पकड़ा देती थी कि जाओ और पापड़ लेकर के आ जाओ। क्यों ऐसा होता था ना पहले? मैंने ऐसा सुना देखा है कि पापड़ सिकवाते थे। क्या है कि मेरे घर में भी जो भाभी आई थी ना, उससे पापड़ ही सिकवाया गया था। ये अलग बात है, वो पापड़ उसकी काकी ने सेका था, भाभी ने नहीं सेका था। पहले तो भाई ऐसे ही शादियां होती थी। अब आजकल लड़के लड़कियां मिलते हैं, अब लड़के लड़कियां मिलते हैं। अब आप लोगों को तो चेक करना कुछ आता नहीं है, तो चेक करना नहीं आता तो आप तो जाके पूछते हैं आपका नाम क्या है, कहाँ तक पढ़ी है, बस इतना सा पूछ के आ जाते हैं। पर माइतों को सौंपोगे काम तो आपकी ज़िंदगी में कभी बिगाड़ वाला काम नहीं होगा। खुद के सेके हुए पापड़ों की तो हालत आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रही है। आप लोगों के पापड़ों की क्या हालत हो रही है, खुद के द्वारा सीखे गए पापड़ों की। क्योंकि आपको अभी तक कई चीज़ें जो टेस्टिंग करनी पड़ती है वो आपको अभी तक टेस्टिंग करनी नहीं आती। आपको तो क्या है कि जैसे ही सामने लड़की आती है, गोरा चेहरा दिखा तो वहीं पर ही तो आपको अभी तक टेस्टिंग करने में केवल एक गोरा रंग और काला रंग और केवल ये रंग पर ही आप टेस्टिंग करते रहते हैं। पर बाकी की चीज़ों के लिए लड़का टेस्टिंग करता है कि इसने MBA किया या नहीं, पर माँ बाप टेस्टिंग करते हैं इसने MLA किया या नहीं, इसका लाइफ मैनेजमेंट ठीक है या नहीं। लो, अपने अपने लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए चलते हैं अपने घर, अपने आप से जुड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक अपने जीवन का कैसा प्रबंधन करके रखा हुआ है। आप में से अनेक लोगों को यह पता ही नहीं है कि जीवन वो क्यों जी रहे हैं, जीने का उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। किसी को पूछो, भाई तू अभी तक मरा क्यों नहीं है, तो भी पता नहीं। तो अभी तक जी क्यों रहा है, तो भी कोई पता नहीं है। बोले जी क्यों रहा है? बोले इसलिए जी रहा हूं क्योंकि अभी तक मरा नहीं हूं। अभी तक किसी को कुछ अता पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहा है। उसको तो बस पिछले साल भी हैप्पी बर्थडे आया, उससे पहले साल भी आया, उससे पहले साल भी वही आया, पर पिछले साल में क्या किया ये पता नहीं, उससे पहले साल में क्या किया पता नहीं, उससे पिछले साल में क्या किया ये भी नहीं पता। अब इससे क्या फ़र्क पड़ना है? जैसा कल जिया वैसा आज जी रहे हो और वैसा ही कल जियोगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? आप 3 साल जी कर जाओ या 30 साल जी कर जाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? अगर कोई आदमी को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे जो करना है वो मैंने हासिल कर लिया या नहीं किया, मैंने मेरा गोल, मैंने मेरा लक्ष्य कुछ हासिल किया या नहीं किया। हम में से हर किसी आदमी को, जैसे बच्चे के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, हर आदमी को 31 दिसंबर को दिन भर में बैठ करके सोच लेना चाहिए कि मैंने अपना ये साल किस तरह से सफल और सार्थक किया। नहीं किया तो बैठ करके सोचो कि मुझे अपने अगले साल को कैसे सार्थक करना है। अरे गधे जैसी 40 साल की जिंदगी जीने की बजाय शेर की तरह की 4 दिन की जिंदगी भी काफी होती है। गधे जैसी 40 साल की जिंदगी जीने की बजाय शेर जैसी 4 दिन की जिंदगी भी काफी होती है। देखो, सोचो, विचार करो। पहले हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में
लाइफ मैनेजमेंट के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था दे दी गई थी। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है बोलो गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। सब लोग बोलो तो। हमारी भारतीय संस्कृति ने जो लाइफ मैनेजमेंट के 4 चरण बताए थे, उनमें पहला चरण क्या है? सब बोलो तो। ब्रह्मचर्य आश्रम, वो पढ़ाई के लिए, ज्ञानार्जन के लिए होता था। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल तक गृहस्थ आश्रम, अगले 25 साल 50 से 75 तक की उम्र वानप्रस्थ आश्रम, और अगर 75 से ऊपर की भी जिंदगी मिल रही है तो चौथा आश्रम, और वो है संन्यास आश्रम। यहां अगर 75 से ऊपर वाले लोग बैठे हैं, वो अभी भी अगर गृहस्थ में हैं, बीवी के साथ रहते हैं, बीवी के साथ सोते हैं, धंधा पानी करते हैं, यानी वो अपने लाइफ मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर पाया। 50 साल के बाद उसे वानप्रस्थ अलग होने की प्रक्रिया उसे शुरू कर देनी चाहिए। मैं अपने हिसाब से अगर आप लोगों को लाइफ मैनेजमेंट की कला सिखाऊं तो 100 साल की जिंदगी अगर मानते हैं, नंबर 1, 10 साल के जिस दिन हो जाओ, सब लोग बोल देना, जिस दिन 10 साल के हो जाओ उस दिन माँ की अंगुली पकड़ना छोड़ देना। क्या करना? सब बोलो तो। जिस दिन 10 साल के हो जाओ उस दिन क्या करना? माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ देना। जिस दिन 20 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना। जिस दिन 30 साल के हो जाओ किसी लड़की को आंख मारना छोड़ देना। 40 साल के हो जाओ तो होटल में खाना खाना छोड़ देना। 50 साल के हो जाओ तो रात्रि भोजन छोड़ देना। वापस बोलो तो सब भूल जाएंगे अभी। नंबर 1, जिस दिन 10 साल के हो जाओ उस दिन क्या करना? अंगुली ऊपर उठाओ और बोलो क्या? माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ देना। याद कर लो, मेरे पहाड़े कुछ अलग टाइप के होते हैं। क्या करना है? 10 साल की उम्र हो जाए तो क्या करना? माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ उस दिन खिलौनों से खेलना, क्योंकि अब वो तुम्हारी उम्र नहीं बची। अगर 20 साल की उम्र के बाद भी खिलौनों से खेलते रहोगे तो लोग तुम्हें अभी भी बच्चा समझते रहेंगे, जबकि आप तो शादी के लायक होने वाले हो। तो जिस दिन 20 साल के हो जाओ उस दिन खिलौनों से खेलना छोड़ देना। और यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं ना, जो मोबाइल पर दिन भर गेम खेलते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, बच्चों अगर खेलना है तो मोबाइल की स्क्रीन पर गेम मत खेलो। अगर खेलना है तो फुटबॉल के मैदान में जाकर के गेम खेलो। मोबाइल की स्क्रीन पर खेलने से केवल टाइम पास के अलावा कुछ नहीं होगा, पर फुटबॉल के मैदान में जाकर गेम खेलोगे, बॉडी भी तैयार होगी और फिर से कोई रोनाल्डो तैयार होगा, फिर से कोई फुटबॉल का चैंपियन तैयार होगा। अरे घर में बैठकर मोबाइल पर क्रिकेट खेलने की बजाय मैदान में उतर कर आओ। चाइना तो चाहता है कि तुम मोबाइल पर ही क्रिकेट खेलो, पर भारत चाहता है तुम मैदान में आकर क्रिकेट खेलो, ताकि फिर से कोई विराट कोहली, फिर से कोई रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर पैदा होकर के आए। मोबाइल पर गेम खेलने से, मोबाइल पर क्रिकेट खेलने से कोई भी रोहित शर्मा नहीं बनता, कोई भी विराट कोहली, कोई भी वीरेंद्र सहवाग, कोई भी सचिन तेंदुलकर, कोई भी कपिल देव नहीं बनता। आओ ग्राउंड में आओ। पहला काम क्या करो? नंबर 1, 10 साल के हो जाओ तो क्या करो? 10 साल में क्या करो? माँ की अंगुली। आप कहीं उल्टा मत समझ लेना, मैंने अंगुली कहा है, मैंने ये नहीं कहा माँ को छोड़ दो। लोग बेटे बड़े गजब के होते हैं, लोग माँ को छोड़ बैठे हैं और माँ की अंगुली अभी भी पकड़े हुए हैं। 10 साल की उम्र में क्या छोड़ दो? सब बोलो तो। माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जिस दिन 30 साल के हो जाओ उस दिन आंख मारना छोड़ दो। अब यूं कर रहे हैं भाई सब खतरा है, आप अभी भी मार सकते हैं, कोई पता नहीं है। ये मत सोचो कि ये मत सोचो कि 50 साल के हो गए तो अभी खतरा नहीं है, अभी भी खतरा है। इसलिए मैं आपके आगे के चरण ठीक कर देता हूं। तो जिस दिन 30 साल के हो गए, अब आपके घर में श्राविका जी आ गई है तो किसी को आंख मारना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो क्या करो? सब बोलो तो।
होटल का खाना छोड़ दो और 50 साल के जिस दिन हो जाओ उस दिन रात्रि भोजन छोड़ दो। प्रभु महावीर आप लोगों से यही तो चाहते हैं कि रात्रि भोजन छोड़ दो। मुझे पता है आप जवानी में भले ना छोड़ पाएं, पर जिस दिन उम्र के बिस्किट के पैकेट के आधे बिस्किट खा चुके हो तब तो कम से कम छोड़ दो। ब्रिटानिया 50-50। तो 50 साल के जिस दिन हो जाओ उस दिन क्या करो? जोर से बोलो तो, रात्रि भोजन छोड़ दो। जिस दिन 60 साल के हो जाओ, जिस दिन 60 साल के हो जाओ, व्यापार करना छोड़ दो। जिस दिन 70 साल के हो जाओ, जिस दिन 60 साल के हो जाओ उस दिन व्यापार करना छोड़ दो। और जिस दिन 70 साल के हो जाओ, धर्म पत्नी के साथ सोना छोड़ दो। जिस दिन 70 साल के हो जाओ उस दिन धर्म पत्नी के साथ सोना छोड़ दो। जिस दिन 80 साल के हो जाओ, माल मलिंदे मालपुए गुलाब जामुन फोगट के खाना छोड़ दो। जिस दिन 90 साल के हो जाओ उस दिन जीने की आशा छोड़ दो। और जिस दिन 100 साल के हो जाओ, प्लीज ये दुनिया ही छोड़ दो, आपकी इसी में ही भलाई है। 100 साल की जिंदगी में जिस दिन 100 साल के हो जाओ उस दिन क्या करो? दुनिया ही छोड़ दो। अरे पीले पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे? पीले पत्तों को समय आने पर झड़ जाना चाहिए। तुम जाओगे तभी तो नए वाले आएंगे। अब तुम जाते नहीं इसलिए हम लोगों को चांस मिलता नहीं। 100 साल की उम्र को मैंने अपने हिसाब से कुछ आप लोगों को लाइफ मैनेजमेंट करना सिखा दिया। अब देख लो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। अब यहाँ जितने लोग बैठे ना 50 साल की उम्र वाले, रात्रि भोजन से अपने आप को क्या करो? क्या करो? खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, रात भर खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, रात भर खा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप महाराज नहीं बन सकते कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं ले सकते कोई बात नहीं। मैं एक बात बता दूं, महाराज साहब के पांव टच करना बहुत आसान काम है। महाराज साहब के आकर के पांव टच करना, धूक लगाना, मथेड़ंदामी करना और माथा टिकाना, उनके पांव की धूल को अपने माथे से यूं रगड़ रगड़ के लगाना, ये सब बहुत आसान है। पर महाराज साहब जैसा घर में रह करके जीवन जीना वो उतना ही कठिन है। महाराज साहब नहीं बन सकते, मत बनो ना। किसने कहा आपसे रोज रोज महाराज साहब बनो? सारे लोग महाराज साहब बन जाएंगे तो आधे महाराज साहब को भूखा रहना पड़ेगा। वैसे ही शाम की गोशी आजकल महाराज साहब लोगों को मिलती नहीं है, तो सारे लोग मत बनो। पर घर में रह करके अपने आप को महाराज साहब जैसा, गुरुजनों जैसा, बाप जी जैसा कोई ना कोई एक गुण तो जोड़ लो। अब चलो मान लो 30 साल का लड़का थम्स-अप पीता है, चलता है, पर 50 साल के हो गए, अब तो थोड़ा सा अपने आप पर संयम ले आओ, कंट्रोल कर लो। 50 साल के हो गए, छोड़ो रात्रि भोजन। कब तक खाते रहेंगे? खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। एक भाई बात ठीक है, आदमी चूड़ियों का लोभ करे तो बात समझ में आती है कि डायमंड की चूड़ी है 20 साल काम आएगी। अब रसगुल्लों का भी कोई आदमी लोभ करता है तो बात समझ में नहीं आती। एक बात तय है, कितनी भी धाप धाप के रसगुल्ले खाओ, सवेरे वाली गाड़ी से तो सवेरे वाली गाड़ी से तो चले जाना है। सुबह खाओगे शाम को जाएगा, शाम को खाओगे सुबह खाए जाएगा। कितना भी खाओ, 5 बजे खाओगे तो भी जाएगा, 8 बजे खाओगे तो भी जाएगा। कब तक हम खा खा के कितने कुएं खाली करते चले जाएंगे। मैनेजमेंट लागू करो, धर्म का मैनेजमेंट लागू करो। आज मन बना लो, अगर मेरी उम्र 50 की हो गई है, 50 से ऊपर की हुई है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज एक मैनेजमेंट को लागू करो। आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है। पहले ज़माने में 100 साल की उम्र होती थी, पर अब 100 साल की उम्र होती नहीं है, 50 साल की जिनकी उम्र हो गई। रात्रि भोजन, और जिस दिन आपको 60 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाओ अपने बर्थडे की, धंधे में जाना छोड़ दो, बच्चों को सौंप दो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। दशरथ ने भी राम को राज्य देने की सौंप लिया था। आप भी अपने आप में सोच लो, हो गया भाई, बहुत कमा लिया, मैं कोई धंधा करने के लिए पैदा थोड़ी हुआ हूँ, जीने के लिए मैंने धंधा किया है। अब मैं अगर अब भी धंधा कर रहा हूँ, यानी तुम धंधा करने के लिए जी रहे हो। 60 साल की उम्र हो गई,
बच्चों को दो दुकानदारी। आप अपने भविष्य के लिए अपने बैंक में 50 लाख 1 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दो, ताकि आपको बच्चों से मांगना न पड़े। और उसके बाद जाओ पालितना तीर्थ की 99 यात्रा करने के लिए, जाओ कभी उपदान करने के लिए, जाओ कभी सुबह शाम प्रतिक्रमण करने के लिए। 60 साल की उम्र के बाद तो कम से कम अपने आप को वानप्रस्थ की उम्र में लेकर के आ जाओ। आप फोगट में ही जाते रहते दुकान में। आपको पता है आपके बच्चों को कब राहत मिलती है? जब पापा जी शाम को 6 बजे दुकान से निकलते हैं, बच्चे कहते हैं अब शांति हुई, पापा जी दुकान में बैठा रहे, कहीं करा कहीं बोल नहीं सका। अब पापा जी बच्चों को छाती कूटे लगते हैं। अब पापा जी क्या लगते हैं बच्चों को? छाती कूटे लगते हैं। मैं कहता हूं वो हमें छाती कूटा समझे, उससे पहले अपनी छाती को उनसे अलग कर लो। वो हमसे निर्लोभी बने, उससे पहले उनसे निर्लोभी बन जाओ। मरो तब तक अपने बच्चों से मत जुड़े रहो। पंछियों के भी बच्चे होते हैं, पर जैसे ही उनके बच्चों के पांख लगते हैं वो बच्चों को आसमान में उड़ा देते हैं। तुम तेरे मस्त, हम हमारे मस्त। खुद मुक्ति के प्रबंधक बन जाओ अपने आप के लिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। यहां हमारे सामने बैठे हैं हमारे अपने बड़े भाई अशोक चंद जी साहब। मैं सम्मानपूर्वक उनका इसलिए नाम ले रहा हूं, आपको प्रेरणा देने के लिए, आपकी आत्मा को जगाने के लिए। हमारे घर में 4 लोगों ने दीक्षा ली थी, माता पिता और हम 2 भाई। 4 लोगों ने दीक्षा ली। तो नंबर 1 हमारे सबसे जो बड़े भाई हैं प्रकाश चंद जी, तो उनकी श्राविका जी का आकस्मिक निधन हो गया। तो लोगों ने बहुत दबाव डाला और कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। प्रकाश चंद साहब ने, हमारे नंबर 1 वाले बड़े भाई साहब ने कहा, जिनके घर में 4-4 लोगों ने दीक्षा ले रखी है, जिनके घरों में 4-4 लोगों ने दीक्षा ले रखी है, जब मेरे छोटे भाई बिना पत्नी के अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या मैं अपने जीवन में 45 साल की उम्र में मेरी पत्नी के गुजरने पर क्या मैं अपना शेष जीवन बिना पत्नी के नहीं जी सकता? और उन्होंने घर में तय कर लिया, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हमने अपने 2 नंबर वाले भाई साहब, वो सामने बैठे हैं, अशोक चंद जी साहब। मैं आपको प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा और ये बताऊँगा कि हमने उनको कभी प्रेरणा दी थी, आप भी निकल चलो, दीक्षा ले लो, ये जीवन बहुत धन्य करता है। हमें पता है कि हम इस जीवन में आए तो हमारा कितना कल्याण हुआ। आज अगर हम घर में रहते तो हमारी एक पत्नी होती, 1 या 2 बच्चे होते, एक दुकान होती, और वही कार से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान और दुकान से घर में हम हमारी ज़िंदगी पूरी करते। आज हम अपना भला कर रहे हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं। हम एक बीवी के नहीं हुए, पर हम सारे मानव समाज के हो गए। आज जहाँ जाते हैं लोग हमें सिर माथे पर बिठा कर रखते हैं। आपकी घरवाली आपके लिए सही खाने का प्रबंध करे या न करे, पर हम अगर घर में आएंगे हमारे लिए तो 56 भोग की तैयारी जरूर होगी ही होगी। हमने अपने बड़े भाई को प्रेरणा दी। बड़े भाई साहब ने हमसे कहा, मैं आपसे ये तो वादा नहीं करता कि मैं अपनी ज़िंदगी में दीक्षा लूँगा या नहीं लूँगा, पर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरा बेटा और बेटी दोनों की शादी हो जाएगी, उसके अगले दिन से मैं अपने आप को व्यापार से मुक्त कर लूँगा। जिस दिन मेरा बेटा और बेटी इन दोनों की शादी हो जाएगी, उसके अगले दिन से मैं अपने आप को व्यापार से मुक्त कर लूँगा। और उन्होंने वादा निभाया। जिस दिन बेटा और बेटी की शादी हुई, उसी साल उन्होंने अपनी 3 दुकानें समेटनी शुरू कर दी और अगले साल हमारे पास आ गए और आकर कहने लगे, मुझे व्रत दे दीजिए, मैं आज के बाद व्यापार से अपने आप को मुक्त करता हूँ। घर में रहते हुए भी जो संत जीवन जी ले, धन्य हैं ऐसे गृहस्थ संत जो घर में रहते हुए भी अपना सन्यास का जीवन, संत जैसा जीवन, वानप्रस्थी जैसा जीवन अपना जो जी लिया करते हैं, धन्य हैं। अरे राम बन करके वनवासी बनना आसान है, पर भरत बन करके राजमहलों में भी वनवासी का जीवन जी लेना, ये राम से भी ज़्यादा कठिन तपस्यापूर्ण ये जीवन हुआ। धन्य है वे लोग। लाइफ मैनेजमेंट सीखो। और लाइफ मैनेजमेंट, आज कितने लोग हैं जो अपना मन बना सकते हैं मैं रात्रि भोजन छोड़ता हूँ? चलो मन बनाओ। खड़े हो तो देखता हूँ कौन लोग मन बना सकते हैं। आज बहुत खा लिया खा के। जितने लोगों के मन में
रात को आप सूर्यास्त के बाद दूध पियो, जूस पियो, कॉफी पी लो, चाय पी लो, दवा ले लो, पर भोजन कितने लोगों में? खड़े हो, कौन कौन है जो खड़े हो सकते हैं? दूध पी लो, रात को चाय पी लो, जूस पी लो, दवा ले लो, पानी पी लो, पर भोजन से अपने आप को सूर्यास्त के बाद मुक्त कर लो। वेरी गुड। जितने लोगों का मन बना, जितने लोगों ने आज खड़े होने का साहस किया, पहले ताली बजा करके इन सब लोगों का अभिनंदन कीजिए। आप ये समझो कि आज से असली पर्यूषण शुरू हुआ है, जिंदगी का पर्यूषण। सब जितने खड़े हैं सब बोलो तो, आज से रात्रि भोजन का त्याग, पेय पदार्थ छुट्टा, बीमारी शेमारी छुट्टी। बीमारी अगर हो गई आप रात को खा लीजिएगा, पर जनरल में सामान्य रूप में हम खाना, बोलो त्याग, बोलो त्याग, दोबारा बोलो त्याग, तीसरी बार फिर बोलो त्याग। थैंक यू, 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 थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। क्लास अपन अब शुरू कर लेते हैं और फिर पूरी करते हैं। और क्लास नंबर 1, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत। कहां से लाइफ मैनेजमेंट की क्लास शुरू होती है? नंबर 1 पहला क्या है? सुबह जल्दी जगने की आदत। सुबह जल्दी जगने के कितने फायदे हो सकते हैं, अब इस बिंदु पर ध्यान दीजिए। हमारे यहां पर तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने की प्रेरणा दी गई है, और यह माना गया है कि भाग्य विधाता हर किसी इंसान का भाग्य का देने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, और जो जगे हुए रहते हैं उनकी तो झोली में उनका भाग्य आ जाता है, और बाकी का भाग्य सोया का सोया पड़ा रह जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कब आता है पता है? 4:30 से 5:30 तक अपन मान लेते हैं, होता तो 4 से 5:30 तक अपन मान लेते हैं। 4 से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त अपन मानते हैं। चलो, अपने को लगता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुमकिन नहीं है, अपन थोड़ा उसको युग के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, और अपन ये सोचते हैं सूर्योदय हो उससे पहले जग जाओ। क्या करो? सूर्योदय हो उससे पहले जग जाओ। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब मैं पूछता हूं, चल बेटा ब्लैक टी शर्ट, खड़ा हो बेटा। हाँ, वो पीछे लाल टी शर्ट वाला टुनटुन, हाँ वो भी खड़ा हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, सब लोग ईमानदारी से जवाब देना है, बेईमानी की जरूरत नहीं है, जो है सो बोलना, ठीक है। नंबर 1, बेटा आप कितने बजे जगते हैं रोजाना सुबह? 7। वेरी गुड। पीछे वाले को दो तो कितने बजे जगते हो? 5। वेरी गुड। उसके पीछे वाले को दो, कितने बजे जगते हो सुबह? 6 बजे। हैं? 6 बजे। पीछे वाले को दो तो क्विक सिल्वर हैं? 6 बजे। ठीक है। अब इन्होंने सबने जवाब दिया, एक ने 6, एक ने 5, एक ने 7। अब जरा मुझे बात बताइए, किसके हाथ में है माइक? चलो, संडे को कितने बजे जगते हो? वापस माइक लो वापस। 8 बजे। 8 बजे। ये आ गया 6 बजे वाला 8 बजे में, ठीक है। उससे आगे वाले को दो तो आप 8 कितने? बजे। संडे को 8 बजे। 8 बजे जग जाते हो या 9 बजे तक पड़े रहते हो? 8 बजे 5। हैं? 5। संडे को भी 5 बजे। वेरी गुड। और 6। आगे 6, ठीक है। 4 लड़कों को मैंने खड़ा किया, और खड़ा करके इनसे अपन लोगों ने सवाल तलब किया, और सवाल तलब करने पर 2 लड़कों ने यह कहा कि संडे हो तो भी हम 5 बजे जगते हैं, 6 बजे जगते हैं, लेकिन बाकी 2 बच्चों ने कहा कि हम संडे को ठंडे हो जाते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताओ बेटा, आपके पापा जी कितने बजे जगते हैं? 9। अब देखो बेटा, बाप से कुछ तो ठीक निकला। 9 बजे, ठीक है। मम्मा कितने बजे जगती है? 7। मम्मा 7, और आप 6? संडे को मम्मा 6 बजे उठ जाती है। और बाकी दिनों में? 7। हैं? 7। बाकी दिनों में लेट उठती है, संडे को जल्दी उठती है, ठीक है। और आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं? हाँ। डेली? मम्मी पापा से भी पहले? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले को दो तो, आपकी मम्मी रोजाना सुबह कितने बजे जगती है? 4:30। 4:30। और संडे को? 4:30। वेरी गुड। पीछे वाले को दो टुनटुन को। अच्छा बेटा, आपकी मम्मी रोजाना सुबह कितने बजे जगती है?
5 बजे। 5 बजे। मम्मी रोजाना? और पापा? पापा भी 5 बजे। 5 बजे। और संडे को? संडे को पापा 5 बजे। और मम्मी? आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता, आप तो 8 बजे तक सोए पड़े रहते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, वो पीछे वाले को दो। आपकी मम्मी कितने बजे जगती है? 5 बजे। 5 बजे रोजाना। और संडे को? 6 बजे। 6 बजे। और पापा? ईमानदारी से बोलना, 6 बजे। बेईमानी मत करना है। 6 बजे। 6 बजे। ठीक है। अब देखो ये 4 लोग हैं। अब जो टुनटुन हुआ, क्यों हुआ टुनटुन? क्योंकि वो काम करने में कम भरोसा करता है, केवल सोने ही सोने में मजा लेता है। माना कि सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और होता है। माना कि सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और होता है। और अगर अलार्म लगाकर सोए हों तो अलार्म बज जाए तो उसको बंद करके उसके बाद सोने का मजा कुछ और ही होता है। अलार्म लगाना है और अलार्म लगा करके अलार्म जैसे ही बजा और अरे यार, और फिर अपन झट से उसको बंद करते हैं। उसके बाद जो असली नींद आती है उस नींद का मजा ही कुछ और होता है। माना सुबह सोने का मजा कुछ और होता है, पर सुबह जगने का फायदा सोने से 10 गुना ज्यादा होता है। माना कि सुबह सोने का मजा कुछ और होता है, पर सुबह जल्दी जगने से सोने से 10 गुना फायदा ज्यादा होता है। अच्छा चलिए अपन एक काम करते हैं। ओ चल आप ही आ जा जरा। आप कितने बजे उठते हो सुबह? 7 o'clock। कितना? 7 o'clock। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, 7 बजे वाला भी वहां जाओ। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नंबर 1, 5 बजे जगने वाला कौन है रोजाना? वेरी गुड। उस बच्चे को दीजिए 5 बजे जगने वाले को। आप बता सकते हैं सुबह आप 5 बजे जगते हैं, जल्दी जगने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? सोचो और जवाब दो। 1 फायदा, 2 फायदा, 1 नुकसान, 2 नुकसान, कुछ भी है बोलो। अच्छा उस टुनटुन को दो। अच्छा बेटा बताओ कि देर तक सोने का फायदा क्या? कुछ तो बता दो। देर तक सोने का क्या फायदा? नहीं बताएंगे? अच्छा पीछे वाले को दो, वो तो बड़ा लड़का हो गया, आप तो बता सकते हैं ना। सुबह आप 6 बजे जग जाते हैं, सुबह जल्दी जगने का क्या फायदा? अगर आप 9 बजे उठेंगे तो उसका क्या नुकसान है? ओके प्लीज टेल मी। 9 बजे उठने का रिलैक्स मिलता है। हाँ, और 6 बजे उठने पर पढ़ाई होती है। इन्होंने ठीक है, जो जवाब आया सो दिया। इन्होंने कहा कि 9 बजे जगने पर रिलैक्स महसूस होते हैं और 6 बजे जगने पर पढ़ाई होती है। इनकी ये उम्र सोने की उम्र है या पढ़ाई करने की उम्र है? सब बोलो तो। पढ़ाई करने की उम्र है। इनका निर्माण नींद लेने से होगा या पढ़ने से होगा? किससे होगा? पढ़ाई करने से। वेरी गुड। नंबर 1, अब सब लोग अंगुली पर गिनो। सुबह जल्दी जगने के फायदे। नंबर पहला फायदा, दिन तो 24 घंटे का होता है, हम उसे 26 घंटे का नहीं कर सकते। पर जो लोग 9 बजे जगते हैं उनका दिन केवल 11 घंटे का होता है। पर जो लोग सुबह 5:30 बजे जग जाते हैं उनका दिन 15 घंटे का होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी जगता है उस आदमी को हर रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। दूसरा फायदा, जो व्यक्ति सुबह जल्दी जगता है उस आदमी को जितनी साइलेंस, जितनी शांति का अनुभव सुबह होता है, उतनी शांति का अनुभव उसे पूरे दिन भर में भी नहीं होता है। तीसरा फायदा, सुबह जल्दी जगने पर हमें पेड़ पौधों की जितनी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें दिन में वापस नहीं मिल पाती है। चौथा फायदा ये कि हमें सुबह सुबह पढ़ाई करने पर जितनी एकाग्रता मिलती है उतनी एकाग्रता दिन भर में भी नहीं मिल पाती। पांचवा फायदा, रात को जो लोग सोते हैं वो सुबह उठते ही भूल जाते हैं, पर सुबह सुबह जो पढ़ते हैं वो जिंदगी भर उनको याद रहता है। छठा फायदा, सुबह जल्दी जगने का छठा फायदा, जो व्यक्ति सुबह जल्दी जग जाते हैं उनको एक्सरसाइज करने का, सुबह की मॉर्निंग वॉक करने का टाइम मिल जाता है। 9 बजे जगने वालों को मॉर्निंग वॉक करना नसीब में नहीं होता। 9वां फायदा,
सुबह जल्दी जगने का 9वां फायदा, जो व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी जगता है उसके शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। 10वां फायदा, सुबह की एक हवा 100 दवा, 100 दवा का एक मुकाबला कर जाती है आदमी को सुबह की एक हवा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यहीं से ही लाइफ मैनेजमेंट की अपन शुरुआत करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चलो आज सब लोग याद कर लो, अर्ली टू बेड, सब बोलो तो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तुम सुबह जल्दी जगो, रात को जल्दी सो। ऐसा करने वाले व्यक्ति के दिमाग और शरीर की बैटरी पूरी तरह चार्ज रहती है। ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है और तंदुरुस्त भी हुआ करता है। सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। नंबर 2, सुबह दूसरा काम जरूर करें। हम सब लोग हेल्थ के प्रति, सारा समाज और सारा हिंदुस्तान हेल्थ के प्रति कम से कम जागरूक है। हम सब लोग अस्पताल तो बनाना चाहते हैं। मैं कहूंगा अगर आप हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाएं तो अस्पतालों की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हर आदमी रोजाना सुबह एक्सरसाइज जरूर करिए। दूसरी आदत, सुबह सुबह की आदतें डाल लो। नंबर दूसरी आदत है और वो है एक्सरसाइज करने की आदत, योगा करने की आदत, सुबह सुबह घूमने के लिए जाने की आदत। जितने लोगों के गोडे दुखते हैं ना, समझ लो जितने लोगों के गोडे दुखते हैं वो एक्सरसाइज। दिन में अगर आप 20 दफा सुबह और 20 दफा शाम को अगर एक्सरसाइज करते हैं, केवल एक एक्सरसाइज, आपका पांव नीचे है लटका हुआ, देखो घुटनों का व्यायाम सिखा देता हूं। जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं और घुटनों के दर्द हैं, वो केवल एक काम करो, अपने पांव को ऊपर उठाओ। तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अपना पांव ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, रुको, 10 की गिनती जितनी देर तक रुको और फिर नीचे ले आओ। दूसरी बार फिर ऊपर उठाओ, रोको। आपको ये एक्सरसाइज सामान्य लग रही है, पर इस एक्सरसाइज से आपके पांव की सारी नसें मजबूत हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, घुटनों में आपके अपने आप ताकत आती चली जा रही है। दूसरी बार फिर नीचे ले आओ, तीसरी बार फिर पांव ऊपर करो, 10 सेकंड के लिए रोको, 3 सेकंड के लिए रोको, 5 सेकंड के लिए रोको, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोको, फिर वापस नीचे ले आओ। 7 दिन करके देखो और इसका चमत्कार पाओ। आखिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ऑपरेशन भी करवा लेगा तो अपने गोडों को वापस एक्टिव करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में वही योगाभ्यास कहलाता था और आज के जमाने का वही शब्द फिजियोथेरेपी कहलाता है। अगर आपको लगता है आपकी कमर में दर्द है, आपकी कमर में अगर दर्द है, मैं कहूंगा सारे लोग जिनको भी लगता है कमर में दर्द है वो लोग एक्सरसाइज करें, सो जाएं जमीन पर और सो करके, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर, बेटा खड़े हो तो यहां आओ, तो देखो एक्सरसाइज करके दिखाते हैं सब लोगों को। जिनको भी लगता है कमर में दर्द, मेरुदंड में तकलीफ, वो लोग एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज से मैं सबसे कहूंगा अपने आप को बूढ़ा मत होने दो। बूढ़ा केवल अपनी जिंदगी में 1 मिनट के लिए अपने आप को बनाओ, और बूढ़ा उस दिन बनाना जिस दिन आपका राम नाम सत करने की वेला करीब आ जाए, केवल उस दिन अपने आप को बूढ़ा बनाओ। बाकी जब तक हैं जवां मर्द हैं, जब तक हैं जवां मर्द है, मर्दों की तरह जियो, मुर्दों की तरह नहीं। मर्दों की तरह जियो, मुर्दों की तरह नहीं। चलो बेटा सो तो देखते हैं। आप लोगों को जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो और समझ लीजिएगा, ये सभी जितने हम लोग प्रवचन दे रहे हैं, सारे प्रवचनों की रिकॉर्डिंग हो रही है और सबको जब प्रवचन खत्म होगा उसके बाद सबकी पेन ड्राइव बना करके आप सब लोगों को, चेन्नई वासियों को मिल जाएगी। लोग ले जाइएगा और खूब यूज कीजिएगा। सो के देखो तो बेटा, राजा रानी आसन, दोनों घुटने मोड़ना है, बैठक के पास दोनों पांवों की एड़ियां लग गई, दोनों हाथ पंखों की तरह फैल गए, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड की तरफ आने दो और गर्दन को राइट साइड की तरफ जाने दो। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं एंटी क्लॉक, ऐसे ही अपनी कमर को निचोड़िए, और जैसे कपड़े को निचोड़ने से कपड़े में से पानी निकल जाता है, ऐसे ही इस क्रिया से इंसान के कमर का दर्द निचुड़ जाता है। पोजीशन चेंज, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, पोजीशन चेंज करके, और अब ये
कमर पर ध्यान दो और आपके कमर का दर्द अपने आप अंदर से निचोड़ा जा रहा है, अंदर से निचोड़ा जा रहा है। फ़र्क केवल इतना ही है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे वो इस चीज़ को सिखाने के 900 रुपये लेगा, हमारे पास आओगे हम आपको फ्री में प्यार से केवल मुस्कुरा के आपको सिखा देंगे और आपके जीवन का दर्द दूर कर देंगे। ओ बेटा सिट डाउन। कुल मिलाकर के किसी भी चीज की आपके पास अगर बीमारी है, कुछ भी है, मैं कहूंगा एक्सरसाइज करो। हर एक्सरसाइज से आप अपने रोग पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफल हो जाएंगे। तीसरी आदत, सुबह सुबह की 6 आदतें आपको बता देता हूं। पहली आदत थी और वह सुबह जल्दी जगने की आदत, दूसरी आदत एक्सरसाइज करने की आदत, तीसरी आदत मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी बातें कह सकता हूं। 6 आदतें आज आप लोगों के जीवन में डाल देता हूं। पहली आदत क्या है? सुबह जल्दी जगने की आदत। ये पहली आदत डालेंगे तो ही आगे की आदतें आप डाल पाएंगे, और पहली आदत अगर नहीं डाली तो आगे की आदत आपके कोई भी काम नहीं आएगी। सेकंड आदत एक्सरसाइज करने की आदत। तीसरी आदत, और वो है रोजाना सुबह अपने लिए अपनी शांति का प्रबंध कीजिए। और शांति का प्रबंध करने के लिए हर आदमी रोजाना 20 मिनट ही सही लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर लाइफ। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर लाइफ। आपके स्वस्थ जीवन के लिए मेडिटेशन। आज किसी को भी पूछो ना, गुस्सा कितने लोगों को आता है? सबको आता है ना? देखो तो हाथ खड़ा करके बताओ तो। 2 दिन बाद बोलूंगा क्रोध पर कैसे कंट्रोल करें, पर उससे पहले कितने लोगों को ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, सभी लोगों को गुस्सा आता है ना? ठीक है, मैं कहूंगा आज जितना आपके लिए MBA करना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए MLA होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये तकनीक अपने जीवन के साथ जोड़ना जरूरी है कि हम अपने आप में शांति का प्रबंध कैसे करें। आज छोटी सी बात होती है और आदमी झट से आग बबूला हो जाता है। मैं कहूँगा रोज सुबह मेडिटेशन करो। जो आदमी रोजाना 20 मिनट सुबह मेडिटेशन कर लेता है वो अपने मन में, अपने दिमाग में इतनी शांति का संचार कर लेता है कि दिन में अगर उसके सामने कोई भी उग्र निमित्त आता है वो सीधा उग्र प्रतिक्रिया नहीं करता। सुबह सुबह जैसे कोई आदमी एसिडिटी ज़्यादा हो तो पेन डी की गोली खा लेता है। मैं कहूँगा सुबह सुबह मेडिटेशन कर लो। आपके दिमाग में, आपके अंतर्मन में पेन डी से ज़्यादा पावर पैदा हो जाएगा। और मेडिटेशन करने के लिए करना कुछ नहीं होता, केवल 3 चरण अपने दिमाग में ले लो और वो है कहीं भी एकांत में जाकर बैठो। मंदिर में, घर की छत पर, कहीं भी जाके बैठ जाओ। मंदिरों में जो लोग बहुत ज़्यादा जोर जोर से बोलते हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी आराधना अपने मन में कीजिए, क्योंकि जैन मंदिर केवल पूजा आराधना के लिए नहीं होते। जैन मंदिर में वीतराग मुद्राएं स्थापित होती है, भगवान की वीतराग प्रतिमाएं स्थापित होती है, वो मेडिटेशन करने के लिए है। वहाँ शांति से बैठो और अपनी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के लिए केवल आपको सीधा सरल नुस्खा बता देता हूँ, और वो है 5 मिनट तक मंदिर में, स्थानक में, कहीं भी बैठकर पहला 3 चरण, पहले 5 मिनट तक ओंकार का नाद करो। पहले 5 मिनट तक क्या करो? ओंकार का नाद करो। जैसे अपन लोग यहाँ करते हैं ना, 3 बार ओंकार नाद। पंच परमेष्ठी के शक्ति के आह्वान के लिए ये ओंकार का नाद है। 5 मिनट नाद करो। ऐसा करने से आपका आभा मंडल निर्मल होगा, आपकी चेतना और चित्त की बिखरी हुई ऊर्जा पॉजिटिव बनेगी और पंच परमेष्ठी की शक्ति से आप जुड़ेंगे। नाद करने से टेंशन दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, मानसिक अवस्थाएं आपकी पॉजिटिव बनती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनती है। 5 मिनट के लिए नाद करो और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक अपने आप को शांत स्थिर चित्त करके आती जाती सांस पर अपनी अवेयरनेस साधो। सांस शांत गति की गहरी सांस लेना शुरू करो। 5 मिनट में आपका मन शांत 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 होने लग जाएगा। सांसों पर अपना ध्यान दो। अवेयरनेस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो। विद इन 5-7 मिनट में आपका मंकी माइंड शांत हो जाएगा।
माना मंकी माइंड को शांत करना कठिन है, पर जब आप अपना लक्ष्य लेकर बैठे हैं, मैं अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान में स्थिर हो रहा हूँ, ये आपका संकल्प, ये आपकी धारणा और सांसों पर किया गया ध्यान आपके मन को शांत करेगा। और अंतिम 5 से 7 मिनट तक 3 चरण केवल समझा देता हूं। पहले चरण में 7 मिनट तक यानी 27 बार ओंकार का नाद कीजिए। अगले 7 मिनट तक आप आती जाती सांसों पर अपने मन को केंद्रित कीजिए, अपने मन के घोड़े को श्वास पथ पर लगाइए और अंतिम 5 से 7 मिनट तक ललाट प्रदेश पर आप अपने परमात्मा की इष्ट प्रभु की छवि को स्थापित करके 5 मिनट तक उसके साथ अपने मन की धारा को, अपने माइंड पावर को उसके साथ केवल लीन करते चले जाइए। 7 मिनट बाद आप खड़े हो जाइए। मेरा दावा है आपका माइंड पावर बढ़ गया, आपकी प्रज्ञा बढ़ गई, आपका विजडम, आपका बुद्धि का पावर बढ़ चुका है, मन में शांति अपने आप घटित हो चुकी है। चौथी आदत डालो और वो है अपने आप को सकारात्मक प्रेरणा दो। रोजाना अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दो। रोज रोज तो व्याख्यान हो नहीं सकते, रोज रोज तो प्रवचन नहीं हो सकते, तो क्या करो, रोजाना जब ध्यान कर चुके तो ध्यान करने के बाद अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दो। और मोटिवेशनल प्रेरणा देते हुए अपने आप से कहो, आई एम ए डिवाइन सोल। अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दे करके ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। अरे करूंगा क्या, होगा क्या, अभी हूं। जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसको आज ही बना लो। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, जो है उसको आज ही एक्सेप्ट कर लो। आई एम ए डिवाइन सोल। चलो सब आप लोग अपने आप से बोलो तो, आई एम ए डिवाइन सोल। दोबारा बोलो तो अपने आप को, आई एम ए डिवाइन सोल। तीसरी बार बोलो, आई एम ए डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। जो लटक गए ना वो अपने आप को सीधा कर लो। ध्यान रखो, हमेशा जब तक संभव हो कमर में दर्द ना हो तब तक सीधा मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। कमर में दर्द हो जाए तो उसको रिलैक्स कर लो, बाकी सीधा मेरुदंड रखो। आलस्य हमेशा आपसे दूर रहेगा। आई एम ए डिवाइन सोल। सब बोलो तो, आई एम ए डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। सब बोलो, मैं एक। ये दिखने में आपको जितने सीधे शब्द लगते हैं ना, मेरा दावा है आप 7 दिन तक अपने आप को ये मोटिवेशनल सकारात्मक भावनात्मक प्रेरणा अपने आप को दो और 7 दिन तक अपने आप को रोजाना सुबह बोलो। मेरा दावा है 8वें दिन आप वाकई वैसे होने लग जाएंगे और आपको फीलिंग होने लग जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में जो जो ये शब्द गहराई तक जाएंगे, आपको लगेगा वाकई मुझे शुद्ध होना नहीं है बल्कि मैं शुद्ध हूं। मुझे शुद्ध होना नहीं है बल्कि मैं शुद्ध हूं। मुझे सिद्ध होना नहीं है बल्कि मैं सिद्ध हूं। सेकंड लाइन मैंने पहले कहा था शायद, पर मैं चाहता हूं ये लाइनें मेरी सब लोग अपने दिमाग में ले लो। और मेरी दूसरी लाइन है, मेरी हर सोच, बोलो तो, सकारात्मक प्रेरणा दो अपने आप को। मेरी हर सोच, हर शब्द, हाथ रख करके बोलो, मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर कार्य दूसरों को सुख देते हैं। 7 दिन तक लगातार बोलो। 8वें दिन चमत्कार देखो, आपके मुंह से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलेगा, किसी के ठेस पहुंच नहीं पाएगी, आपके दिल से गुस्सा हमेशा के लिए चला जाएगा, राग द्वेष आपके जीवन से मिट जाएगा। तीसरी लाइन, मोटिवेशनल प्रेरणा, स्वयं को सकारात्मक प्रेरणा दो। जरूरी नहीं कि आप यही लाइन बोलो, आप अपने आप में और भी अच्छी लाइनें अपने आप में वो जो आप होना चाहते हैं उसको अपने जीवन के साथ अभी जोड़ लो। तीसरी लाइन, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूँ। दोबारा बोलो तो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करता हूँ। वो जैसे भी हैं, मतलब वो गुस्सैल हैं तो भी, वो अच्छे हैं तो भी, वो बुरे हैं तो भी, कोई शिकायत शिकवा नहीं है। वो दूसरों को, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं क्या करता हूँ। जैसे मान लो आज अगर 700 माँ रोजाना अपने आप को ये बात बोलती है, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करती हूँ। 7 दिन बोलो, 8वें दिन ये होगा, अब बहू के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बार बार अपने आप से कह दिया है वो जैसी भी है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। वो जैसी भी है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि उस बहू ने भी आपके लिए यही कहा है, दूसरे जैसे भी हैं मैं उनको
स्वीकार करता हूं। बहू ने सासू को स्वीकार कर लिया, सासू ने बहू को स्वीकार कर लिया, और जिस घर में सासू बहू दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं वहां 36 का आंकड़ा खत्म हो जाता है, 36 का आंकड़ा मिट जाता है। तो क्या कहो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं। चौथी लाइन, मैं अपने चित्त को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूं। मैं अपने चित्त को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूं। मैं अपने चित्त को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूं। पांचवी लाइन बोलो, अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दो, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। बोलो तो, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। 7 दिन तक बोलोगे, भाव ही खत्म हो जाएगा। मैं थानकवासी, मैं तेरा पंथी, मैं ढूंढिया कि मैं मंदिर मार्गे। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। महावीर प्रभु यही तो बार बार कहते रहे, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा, खमन तुम्हें मित्य में सव्व भुएसु वेरंग मज्जम नके नहीं। और यही मैंने आपको मोटिवेशनल प्रेरणा दी है, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। अपने आप से कह देना, स्माइल प्लीज। दूसरी बार फिर कह देना, स्माइल प्लीज। तीसरी बार फिर कह देना, स्माइल प्लीज। और इतना कह के अपने आप में फैसला कर लेना, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। स्वयं को सकारात्मक प्रेरणा दो। 5वीं आदत जोड़ लो, और वो है रोजाना सुबह 5 मिनट से 20 मिनट तक रोजाना अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालो। सुबह सुबह की आदत, रोजाना 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालो। अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ लेगा, वो मात्र 5 साल में दूसरा चंद्रप्रभ और ललितप्रभ बन जाएगा। मात्र 5 साल में रोजाना 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालो। अच्छी किताब कौन सी? जो आपको मोटिवेशनल प्रेरणा दे, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जिससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जगे, जिससे कि आपका एसक्यू स्पिरिचुअल पावर आपके भीतर बढ़े, जिससे कि आपका मॉरलिटी पावर बढ़े। ऐसी अच्छी किताबें पढ़ो। और अंतिम बात लाइफ मैनेजमेंट के लिए, और वो 6ठी आदत है, ये सभी सुबह सुबह की आदत है, और वो है दिन में क्या करना है उसका हर रोज़ सुबह वर्क प्लानिंग ज़रूर कर लो, ताकि दिन में मुझे ये काम करना है। वो अगर आपने वर्क प्लानिंग कर ली तो पहले नोट करते चले जाओ। सुबह सुबह अखबार लेकर के मत बैठो, सुबह सुबह अच्छी किताब लेकर के बैठो। अखबार लेकर बैठोगे केवल राजनीति सीखोगे, पर अच्छी किताब लेकर बैठोगे तो लाइफ मैनेजमेंट के गुर अपने आप हासिल कर जाओगे। 6ठी आदत वर्क प्लानिंग। दिन भर में क्या करना है कागज पर नोट कर लो। कई लोगों में आदत होगी भी, क्यों, कुछ लोगों में आदत रखते हैं ना आप लोग कि दिन भर में क्या करना है, कागज पर नोट करो और फिर छंटनी कर लो। कौन सा कार्य ज्यादा जरूरी, कौन सा कार्य कम जरूरी, कौन सा कार्य सामान्य। 3 अलग अलग चरण में बांट लो। जो ज़्यादा जरूरी काम है उनको पहले करो, कम जरूरी कामों को बाद में करो। सामान्य काम को कर लो तो भी ठीक और ना हुआ तो भी ठीक। लाइफ मैनेजमेंट MLA। हर आदमी मास्टर ऑफ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को तैयार करे। समय हो चुका है, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।